एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम अपने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का थर्ड टाइप पढ़ेंगे। कौन सा है वो है हमारा व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। इसके पहले हमने अपने दो टाइप्स कंप्लीट किए, जो कि कौन कौन से थे? अगर हम उनके नेम रिकैप करें तो वो थे हमारे व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। आई होप कि ये जो दोनों टाइप थे वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। अब इसका थर्ड और लास्ट टाइप हम देखते हैं, और फिर इसके बाद में जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लास्ट वाला टाइप कौन सा है? व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम अपना कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या रैंक्स इक्वल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों की क्लास में बहुत बार ऐसा होता होगा ना कि सेम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 2-3 लोगों को मिल जाते होंगे, राइट? तो वो क्या हो गया कि भाई एक ही रैंक हो गई उन तीनों की, है ना? तो वही सेम चीज होती है कि कभी कभी जो होती है आपकी रैंक्स जो होती है वो रिपीट होती है या फिर इक्वल हो जाती है। तो अगर वो इक्वल या रिपीट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे अपना कोरिलेशन? क्या हम उसे एज इट इज लेने वाले हैं या हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं? वो हमें समझना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अपना रैंक कोरिलेशन ऐसी सिचुएशन में। So, when two or more than two items of a group have same values, they are assigned a common rank. ये चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद में this common rank is the average of the ranks which these items would have got had they differed slightly from each other. देखो, कॉमन रैंक तो देंगे। अगर अब आपकी क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके इकोनॉमिक्स में मार्क्स कुछ आए हैं, ठीक है, जो भी आए हैं उसमें से 3 ऐसे हैं जिनके मार्क्स एकदम इक्वल आए हैं। क्या है वो? 95, 95 एंड 95, एंड इससे ज्यादा 95 से ज्यादा स्कोर किया है एक स्टूडेंट ने, उसके आए 98। तो आप क्या बोलते हो कि 98 वाला हो गया हमारा फर्स्ट रैंकर, राइट? और 95 वाले जितने वो सारे सेकंड रैंकर, है ना? ये चीज हम बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया? एक कॉमन रैंक दे दी जो कि थी सेकंड। अब यहां पर जब हम अपने कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें स्लाइटली डिफरेंट कंसेप्ट होगा। क्या डिफरेंट कंसेप्ट होगा? यहां पर हम सेकंड रैंक नहीं देने वाले हैं। यहां पर हम भी एक कॉमन रैंक ही असाइन करेंगे उन तीनों को जिन्हें 95 मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो रैंक क्या होगी? वो रैंक होगी एवरेज। जैसे कि मान लीजिए अगर स्लाइटली डिफरेंस होता 95.1, 95.01, राइट? अगर इतना स्लाइटली डिफरेंस होता तो हम रैंक क्या दे देते? 2, 3 एंड 4, है ना? फर्स्ट रैंक तो हो गई हमारी 98 वाले की। अब जो 95 पे 3 लोग हैं उन्हें हम रैंक देते 2, 3 और 4। तो हमारे इस वाले पर्टिकुलर जो हमारा मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? ये जो 2, 3 और 4 है इसका हम क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे। ओके, एवरेज ले लेंगे और उसे हम क्या कर देंगे? उसे हम असाइन कर देंगे कि वो हो गई हमारी कॉमन रैंक। मतलब कि 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 हमें करना है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगी इसका जो हम निकालेंगे टोटल, दैट मीन्स इसका टोटल और डिवाइड करेंगे इसको 3 से, जो हमारा एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? 3। तो हम जो है 95, 95 और 95 तीनों को क्या रैंक असाइन करने वाले हैं? तीनों को हम रैंक असाइन करेंगे 3। ठीक है, क्या करना है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस होने वाले हैं हमारे किसमें? फॉर्मूले में। अब वो स्लाइट चेंजेस क्या होंगे वो देखते हैं, ठीक है? एड अ करेक्टेड फैक्टर 1/12 m3 minus m1 सॉरी m3 minus m³ minus m to sigma d square। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? एक करेक्टेड फैक्टर ऐड करना है किसमें? सिग्मा डी स्क्वायर में। अब ये करेक्टेड फैक्टर क्या होने वाला है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, इतने पार्ट को अगर हम भूल जाएं कि ये है ही नहीं, तो बाकी का फॉर्मूला सेम है ना? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 - n। ओके, बस डिफरेंस हो रहा है ये इतना, ये जो करेक्टेड फैक्टर आया। तो अब ये करेक्टेड फैक्टर का मतलब क्या हुआ हमें वो समझना है। ये जो m है
ये क्या होगा, m इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज असाइंड इक्वल रैंक। अगर मैं यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 लोगों को हमने सेम रैंक असाइन किए, तो यहाँ पर जो मेरा m है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मुझे ऐड करना होगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर में, क्या ऐड करना होगा, ये सिग्मा डी स्क्वायर में प्लस 1/12, 3 का क्यूब माइनस 3, ये मुझे क्या करना है, ये मुझे इसमें ऐड करना है। ओके अब ये तो देखो एक हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि हमारे पास में कोई बड़ा सा डेटा है, मान लीजिए कुछ 15 हमारी वो है, 15 हमारे पास में क्या है, वैल्यूज है, उसमें से 3 लोगों को हमने रैंक कितनी असाइन की, हमने 3 लोगों को, ओके दैट मीन्स 3% को हमने रैंक असाइन की है 3, और 4% को हमने रैंक असाइन की है 8। ठीक है, ये सब कुछ अजम्पशन पे है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो m है इसमें पहले हम क्या करेंगे, 1/12 m जो है वो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3, इसके आगे भी लेना, ठीक है, ये वाला भी हम इंक्लूड करने वाले। जितनी बार हमारे नंबर ऑफ पर्सन रिपीट हो रहे हैं उतनी बार हम ये फॉर्मूला इंक्रीज करते जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट आएगा 1/12, ये जो m है वो किससे चेंज हो जाएगा, इस 4 से, 4 क्यूब माइनस 4, अगर और कुछ भी होगा तो वो भी इसके आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी कोई भी रैंक रिपीट हो रही है, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे उतने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर ये करेक्टेड फैक्टर यूज करने वाले हैं। ओके और यही एक चीज डिफरेंट हो जाती है आपकी किसमें, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड में। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट बना दिया इसने उन दोनों टाइप से हमारे इस वाले टाइप को। क्या करना है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो तो हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हम फाइंड आउट करते आए हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करेक्टेड फैक्टर यूज करना है। वो क्या होता है, 1/12 m क्यूब माइनस m। m क्या होगा स्टूडेंट्स, m होगा कि आपका एक नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके तो आपका कोई भी जो नंबर है, जैसे कि जो 8 है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, 4 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, तो हम क्या लेंगे, m हो गया हमारा 4। ओके जो आपका 3 है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो m क्या हो गया आपका 3। और इस वे में आपका फॉर्मूला इंक्रीज होता जाएगा जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है। अगर सिर्फ यहाँ पर 3% 3 बार रिपीट होते हैं और ये 4% के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हमारा फॉर्मूला यहीं खत्म हो जाता। ओके सिर्फ 3 क्यूब माइनस 3 हम करते हैं और हमारा जो फॉर्मूला है वो यहीं खत्म हो जाता। अब वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपके कितने नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ओके सो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। इसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक हमारे क्वेश्चन के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू, जिसके हेल्प से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे कैलकुलेशंस करनी होती है। सो एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ correlation of the following data by Spearman's rank correlation method। हमें क्या करना है, Spearman's rank correlation method से फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में correlation। ठीक है तो वही सेम चीज करनी है कि हमें रैंक असाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज ये रैंक्स नहीं गिवन है। तो हम पहले रैंक असाइन करेंगे, या तो आप हाईएस्ट से लोएस्ट पर जाओ या फिर लोएस्ट से हाईएस्ट पर जाओ। ओके तो ये जो डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हम गए हैं लोएस्ट से हाईएस्ट पर। ओके ये जो x है इसमें लोएस्ट नंबर क्या है 12, और जो R1 है वो कहां से फॉर्म हुआ, वो हुआ हमारे x से फॉर्म, तो 12 के करस्पॉन्डिंग रैंक आ गई हमारी 1। ओके फिर 12 से नेक्स्ट ग्रेटर नंबर है हमारा 16, तो 16 क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2। ठीक फिर 16 से नेक्स्ट में देखूं तो ये आया हमारा 19। अब देखो 19 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट तो ये तो हो गई 1 2। अब अगर मैं 19 को रैंक करना चाहूं तो एक 19 आएगा मेरी 3rd पोजीशन पर, एक 19 आएगा मेरी 4th पोजीशन पर। हमें क्या पता है कि जब दो नंबर्स सेम हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एवरेज निकालेंगे। सो हमें क्या करना है, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। सो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आया 3.5। ठीक है तो अब 19 और 19 इन दोनों नंबर्स को हमने क्या रैंक दी, 3.5 और 3.5। ठीक है अब 19 हो गया। अब देखो इसके जो नेक्स्ट वाली जो होगी स्टूडेंट्स, उसे आप 4 रैंक नहीं दोगे,
क्यों नहीं दोगे? बिकॉज 3 और 4 दोनों आ चुकी है इसमें। ओके अब जो नेक्स्ट होगा वो 5th रैंक पर आने वाला है। तो 19 से नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा है? तो वो है हमारा 23। 23 को देखो हमने कौन सी रैंक दी? 5th रैंक दी। बिकॉज 3rd और 4th पे तो हमारे 19 आएंगे, वो हमने एवरेज लिया है, लेकिन हम 4 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमने क्या लिया? हमने लिया 23 के करस्पॉन्डिंग 5th रैंक। और जो हमारा लास्ट वाला बचा दैट इज 24 के करस्पॉन्डिंग कौन सी रैंक आ गई? 6th रैंक आ गई। तो ये हमारी R1 कैलकुलेट हो गई। जैसे हमने R1 फाइंड आउट की है, सेम उसी वे में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेम उसी वे में हमें अपना R2 भी फाइंड आउट करना है। R2 हम फाइंड आउट करेंगे Y से। तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो देखते हैं। तो यहाँ की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 9 का क्या हमने जो हमारी रैंक थी वो कितनी दे दी? हमने 1 दे दी। फिर 9 से नेक्स्ट ग्रेटर आ रहे हैं हम 20 पर। तो 20 जो है वो 14 पर। सो 14 जो है वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा 2, राइट। फिर 14 के बाद में अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा 18 क्या हुआ? 18 हुआ मेरा 3। ओके फिर 18 के नेक्स्ट में जाऊं तो 20 है, 20 हो गया मेरा 4। अब देखो जो नेक्स्ट जो दो मेरे पास में नंबर्स बचे हैं वो क्या है? वो दोनों सेम है, 22 एंड 22। 4 तक हो चुका था, इसमें से एक 5 होगा, एक 6 होगा, कुछ भी कोई भी 5 या 6 हो सकता है। तो वही सेम चीज हमें करनी है। हम क्या करेंगे? 5 और 6 का एवरेज ले लेंगे। तो 5 + 6 हो गया 11 डिवाइडेड बाय 2 क्या एवरेज आ गया? 5.5। तो ये जो 5.5 है ये हमने दोनों 22 के करस्पॉन्डिंग उन्हें रैंक्स असाइन कर दी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि हमें कॉमन रैंक कैसे असाइन करनी है। ठीक है, अब देखो रैंक्स हम निकाल चुके हैं, दैट इज R1 एंड R2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना D फाइंड आउट करना है। D को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? R1 - R2 करके। ओके सो R1 - R2 कीजिए। 3.5 - 1 कितना हुआ? 2.5। 6 - 5.5 हो गया हमारा 0.5। फिर आता है 1 - 4 कितना हो गया? -3। 5 - 2 हो गया +3। 3.5 - 5.5 कितना हुआ? -2। और 2 - 3 कितना हुआ? -1। ये क्या है? ये आए हमारे D। हमें रिक्वायरमेंट होती है D² की, तो D² फाइंड आउट कर लीजिए। इन नंबर्स का स्क्वायर हमें निकालना है। 2.5 का मतलब क्या हो गया कि 25 का आप स्क्वायर निकाल लो, तो वो कितना आता है? 625। और फिर आपको क्या कर देना है? आपका डेसिमल अप्लाई पुट कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 6.25। ठीक है, फिर 5 × 5 कितना होता है? 25 और डेसिमल अप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया? 0.25। 3 × 3 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 9। 3 × 3 हो गया हमारा 9। -2 × -2 हो गया +4 और -1 × -1 कितना हो गया? +1। सिग्मा D² की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिग्मा D² का मतलब क्या? इन सबको ऐड कर दीजिए। तो सिग्मा D² आ गया हमारा 29.50। ओके ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो है स्टूडेंट्स, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? तो ये है हमारा व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसमें करेक्टेड फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। करेक्टेड फैक्टर क्या होता है? 1/12 m³ - m। ठीक है, अब यहां पर m क्या होने वाला है? देखो कितनी बार हमारी कोई भी रैंक रिपीट हुई है, तो ये मैं देख सकती हूँ कि 2 बार मेरी 3.5 रिपीट हुई है। तो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा मेरा 2³ - 2। ओके, फिर R2 में भी अगर मैं देखूं तो 2 बार मेरी रैंक रिपीट हुई है, तो एक और हम ऐड करेंगे इसमें 1/12 2³ - 2। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी रैंक्स रिपीट होती है उतनी नंबर ऑफ टाइम्स ये जो आपका फॉर्मूला है वो इंक्रीज होते जाता है, राइट। ये एक बार रिपीट हुई, ये एक बार रिपीट हुई, तो हमने 2 बार 1/12 लिया, दैट इज जो हमारा करेक्टेड फैक्टर है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो करेक्टेड फैक्टर वाला जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना होता है। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, हमें 2 बार रिपीट करना है ना, तो हमने 2 बार लेंगे ये। ओके, सो RK = 1 - 6 ब्रैकेट में आ गया सिग्मा D² + 1/2 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय n³ - n। ओके, ये है हमारे m³ और नीचे हमारा n³। ठीक है, सो ये जो है 6 वो तो एज इट इज आ गया, 1 भी एज इट इज आ गया। ये जो सिग्मा D² है हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था? 29.50।
ओके, प्लस 1/12 m कितना है स्टूडेंट्स, तो m हमारा 2 हमने देखा था ना, तो ये क्या आया 2 क्यूब माइनस 2, और एक और बार जो हमने देखा था वो भी 2 ही आ रहा था, सो ये हुआ 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब माइनस 6, 6 हमारा n है, ये जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने हैं 6 है, इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये कितना है 6 है, ठीक है। सो अब इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो बस दिख रहा है कि बहुत बड़ा सा है लेकिन वो इजी ही है। 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 4 एंड 4 2 8, तो ये हो गया 8 माइनस 2 और ये भी हो गया 8 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 6 6 आ गया, राइट। यहां पर क्या आ गया 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये क्या है 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, ठीक है। और ये जो 29.50 वो एज इट इज है, 6 जो है वो हमारे ब्रैकेट के बाहर है, ओके। सो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1, 29.50 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आया 30.5 एंड 6 एज इट इज है, ठीक है। और अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो 6 क्यूब माइनस 6 हमें करना है, तो ये कितना आया, ये आया हमारा 6 क्यूब होता है 216, इसमें से माइनस 6 कर दीजिए तो कितना आया 210, ओके। अब हम चाहें तो इससे पहले सॉल्व भी कर सकते हैं एंड देन उसके बाद में हम फर्दर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसे 3 से कैंसिल आउट करूं स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 3 2s और ये हो गया मेरा 3 70s, राइट। फिर ये 2 1s एंड 2 35s, अभी भी ये कैंसिल हो सकता है 30.5 एंड 35, ये दोनों क्या है, ये दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद में 1 में से उसे माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 0.128। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब डिग्री भी बताना है 0.12, तो 0.12 हमारे कौन से स्लैब में आ रही है, ये आ रही है हमारे 0 to 0.25 वाले स्लैब में, राइट। तो 0.25 वाले स्लैब में इसका मतलब कि कैसा कोरिलेशन है, वेरी लो कोरिलेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि जब हमारी जो रैंक्स होती है अगर वो इक्वल हो जाती हैं तो हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है कोरिलेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स जिसके थ्रू आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, ओके। सो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है इस फॉलोइंग डेटा के लिए। वही सेम चीज करेंगे कि ये हमें वैल्यूज गिवन है, पहले हम इसे रैंक असाइन करेंगे और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, मतलब कि रैंक असाइन का करने का मतलब क्या हो गया, R1 R2 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद में अपना D फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमने अपनी जो रैंक असाइन किए वो हम गए हाईएस्ट टू लोएस्ट पर, तो अगर मैं x देखूं तो x में मेरी हाईएस्ट वैल्यू है 75, ये क्या हुई, ये हो गई मेरी 1। फिर 73 क्या है, 73 इज मेरी नेक्स्ट लो, मतलब मेरी इसके बाद वाली लोएस्ट कितनी हो गई, वो 2। फिर देखो 72 एंड 72 दो जो वैल्यूज हैं वो सेम आ गई, राइट, ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई, तो इसका मतलब इन दोनों को कौन सी रैंक मिलती, 3 4, कोई 3 पे होता कोई 4 पर होता, तो हमने क्या किया, हमने एवरेज निकाला, 3 और 4 का एवरेज कितना निकला 3.5 एंड 3.5, ठीक। फिर हम और फर्दर आगे गए तो हमने क्या देखा, 63 जो है वो हमारी नेक्स्ट है तो वो हो गई 5, फिर 62 हो गई 6, 55 हो गई 7 और 50 क्या हो गई 8। यहाँ पे मैं देखूं तो सब कुछ मेरी किस फॉर्म में अरेंज्ड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। ये मेरी रैंक्स आ गई है। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे अपना R2 फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने X से R1 फाइंड आउट किया वैसे ही मुझे Y से R2 फाइंड आउट करना है, ओके। सो अब Y से R2 फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखो ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड दिख रहा है, तो मैं नीचे से स्टार्ट कर दूं 1 2 3 4 लिखना, राइट। तो देखो 28 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1, लेकिन उसके बाद में 16 और 20 स्मॉलर कौन, सॉरी लार्जर कौन सा है, तो लार्जर है हमारा 20, तो 20 के करस्पॉन्डिंग कौन सी आई हमारी रैंक 2, ओके। फिर आता है हमारा 16, तो 16 के करस्पॉन्डिंग रैंक आई हमारी 3, ओके। फिर देखो 13 13 एंड 13, तीन जो है हमारे सेम नंबर्स हो गए, 3 तक रैंक हो चुकी है, तो अब जो रैंक है वो 4
5 और 6 ये आने वाली है इनके करस्पॉन्डिंग। तो इन तीनों का 5, 6, 5, 4 इनका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा 5। तो 13, 13 एंड 13 को हमने कौन सी रैंक असाइन कर दी, 5, 5 एंड 5, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 के इसके बाद में इसका जस्ट नेक्स्ट स्मॉलर कौन सा है, 11। तो 11 को हमने रैंक असाइन की 7। 7 क्यों की, बिकॉज देखो 6 तक तो यहाँ पर आ गया था, तो 6 तक तो हम कर नहीं सकते थे। तो 11 को हमने असाइन की 7 और 10 को हमने असाइन की 8, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सारी R1 और R2। अब हमें फाइंड आउट करना है अपना D, ठीक है। तभी तो D से ही तो हम अपना D स्क्वायर निकालेंगे। तो D फाइंड आउट कर लीजिए, R1 माइनस R2 हमें करना है। 1 माइनस 8 हो गया 7, 2 माइनस 7 हो गया 5, 3.5 माइनस 5 हो गया 1.5, 3.5 माइनस 5 हो गया माइनस 1.5, दोनों माइनस में, 5 माइनस 5 0 हो गया। और इसी वे में R1 माइनस R2 करके हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई D की। अब चाहिए D स्क्वायर, तो D स्क्वायर के लिए क्या करना है, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दीजिए। सो -7 इंटू -7 कितना हो गया, 49, -5 इंटू -5 कितना हो गया, 25। और इस वे में ये जो सारी एक एक वैल्यूज है इनका हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, D स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे आ गए हमारे D स्क्वायर। सिग्मा D स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा D स्क्वायर। तो जब हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 159.50। ये है हमारा सिग्मा D स्क्वायर, ठीक। अब देखो सिग्मा D स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हमारी जो रैंक्स है वो रिपीट हुई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना करेक्टेड फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है हमारा 1/12 m क्यूब माइनस m। तो m क्यूब क्या होगा, कितनी बार रिपीट हुई, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2। फिर इसमें और ऐड कर दो क्योंकि एक और बार जो हमारे नंबर्स है वो रिपीट हो रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट टाइम है वो कितना आएगा, तो कितनी बार रिपीट हुई है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि क्यों उसे 2 क्यूब लिया गया और नेक्स्ट वाले को 3 क्यूब लिया गया। जितनी बार आपकी रैंक रिपीट हो रही है उतने टाइम्स आपको वो जो नंबर है जितनी बार रिपीट हो रही है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका m हो जाएगा। अब हमें अपना m भी मिल चुका है और हमारा सिग्मा D स्क्वायर भी मिल गया है। एंड हम काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। n कितना हो गया, n हो गया 8। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था 159.50 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2। ये कैसे 2 क्यूब माइनस 2 आया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हुआ ये। प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3। अब ये 3 क्यों लिया, इसका रीजन भी आई होप कि आप लोगों को पता होगा। n जो है वो है हमारा 8, सो ये क्या हुआ 8 क्यूब माइनस 8, ठीक है। सो 1 - 6 इंटू 156.50। इसको आपने सॉल्व किया तो आया 0.5 और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 2 आया। कैसे आया, 3 क्यूब होता है 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18। और फिर उसे सॉल्व कर कर हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी 27 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 24 और 12 और 24 को डिवाइड करके क्या मिलेगा 2। ओके, तो ये आपका इन्हें सॉल्व करके मिला। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर हमने ये जो है, हाँ सॉरी 8, अभी डिनोमिनेटर भी तो सॉल्व करना है। सो 8 क्यूब कितना हुआ 512 और 8 इसमें से माइनस कर दो। सो 512 माइनस 8 हुआ हमारा 504। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में कितना आंसर आया, आंसर आया आपके पास में 972। ओके, सो 1 - 972 डिवाइडेड बाय 504। पहले आपको इसे सिंप्लीफाई कर देना है, एकदम स्मॉलेस्ट नंबर पर ले आना है। और जब लास्ट में आप पहुंच गए कि अभी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आप क्या कर दोगे, उसे डिवाइड कर दोगे। तो आपका जो एट लास्ट आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, -0.9285। ओके, माइनस का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और आगे की वैल्यूज देखो 0.92, 0.9 का मतलब क्या हो जाता है, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर जो हमारे पास में डेटा था उसमें कैसा कोरिलेशन था,
देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा और ये चीज भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी जो रैंक्स है वो इक्वल हो जाती है या वो रिपीट होती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके थ्रू अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट्स बच गए होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा गिवन है x और y का और हमें फाइंड आउट करना है क्या, रैंक कोरिलेशन। तो पहले हम रैंक असाइन कर देते हैं। हमने रैंक असाइन की है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, ये जो मेरा हाफ टेबल है वो नेक्स्ट स्लाइड पर होगा। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू पे। यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट देखूं तो ये आ रही है मेरी क्या 9, ठीक है, तो ये हो गई 1। पहले मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देख लेती हूँ कि हमारी x की वैल्यूज क्या है, तो वो है 24, 16 एंड 57। ओके, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूँ 24, 16 एंड 57, ठीक है। सो जो 9 है इसके करस्पॉन्डिंग हमने रैंक दी 1। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, तो देखो 9 के बाद में आ रहा है हमारा 16। ये 16 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है ये हम चेक करते हैं। ये 1 टाइम यहाँ पर हुआ, एक बार यहाँ पर हुआ, और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो एक बार हमारे नेक्स्ट वाली स्लाइड पर भी रिपीट होगा। इट मींस कि हम ऐसे क्या नंबर्स देने वाले हैं, 1 तो हो गया, फिर आएगा 2, 3 और ये 4, तो 2, 3 और 4 का एवरेज हो जाएगा हमारा 3। तो ये 3, 3 और नेक्स्ट वाली स्लाइड पर जो 16 है उसे भी हम क्या रैंक देंगे 3, ठीक है। फिर उसके बाद में हम वापस आते हैं, 16 हो गया। अब 16 के बाद में कौन सा नंबर है, तो देखो 16 के बाद में यहां पर मुझे सारे नंबर ग्रेटर दिख रहे हैं। 24 जो है वो हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगा, राइट। तो हम 24 को क्या रैंक दे देंगे 5, ठीक है, बिकॉज हमारा जो 2, 3, 4 है वो तो 16 के लिए हो गया था, तो अब 4 के बाद में क्या आया 5, तो 24 के लिए हमने कौन सी रैंक दी 5। फिर उसके बाद में हम वापस जाएं तो 24 के बाद में क्या नंबर्स हैं, तो देखो 24 के बाद में आया 33, ये हो गई हमारी 6th रैंक। फिर आया 33 के बाद में 40, ये कौन सी रैंक हो गई 7th। फिर आया 48, ये रैंक हुई हमारी 8। फिर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, तो फिर अगर मैं देखूं तो हमारी 8 हो चुकी है, सिर्फ 65 यहाँ पर बचा है और 57 मेरी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर है। तो जो 57 है वो हमारा 65 से छोटा है, तो 57 को हम देंगे 9th रैंक और 65 को हमने कौन सी रैंक दी 10th, ठीक है। तो इस वे में जो हमारा R1 है वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे R1 को हमने कंप्लीट किया वैसे हम R2 भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि Y की क्या वैल्यूज है हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, तो ये है 9, 6 एंड 19, ठीक है। तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं 9, 6 एंड 19। ओके, अब इसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं, ये क्या है 4 हो गई हमारी फर्स्ट वाली, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर नेक्स्ट स्मॉल या इससे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर कौन सी आ रही है 6 यहाँ पर आ रही है और 6 एक और बार रिपीट हो रही है। तो अब 6 और 6 इन दोनों को कौन सी रैंक मिलेगी 2 एंड 3। तो अब 2 और 3 का जो एवरेज है वो कितना आया, वो आया मेरा 2.5। तो 2.5 ये यहाँ हुआ और 2.5 मेरी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर जो इस 6 के करस्पॉन्डिंग है उसमें हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 हो गया। 6 के बाद में नेक्स्ट देखते हैं जिसका नंबर क्या होने वाला है 4 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूं तो क्या नंबर्स हैं 13, 13, 24, राइट, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। तो 9 जो है वो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर नंबर है। 9 के लिए कौन सी रैंक हो जाएगी, 9 के लिए रैंक हो जाएगी मेरी 4th, ठीक है। फिर 9 हो गया। अब इसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट रैंक है वो किसके लिए हो गई, वो हो गई मेरी 13 के लिए। ये जो 13 है ये कितनी बार रिपीट हो रही है 13 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। ओके, जो 9th वाला है उसकी 4th रैंक थी, तो इन दोनों की रैंक क्या हो जाएगी 5th और 6th। अब मुझे क्या करना है, दोनों का एवरेज निकालना है। 5 + 6 का एवरेज कितना निकलेगा, ये निकलेगा 5.5 एंड 5.5, राइट। इसे मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये क्या आया मेरा 5.5 और 5.5, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ। अब 5, 6 हो गया। अब इसके बाद वाली जो रैंक्स देखते हैं हम, ठीक है। 13, 13 हो गया है। अब आया क्या हमारा 15, 15 के लिए रैंक हो गई मेरी 7। फिर आ रहा है क्या 15 हो गया, देन नेक्स्ट पेज पर 19, तो 19 को हम कौन सी रैंक दे देंगे, 19 को हम रैंक दे देंगे 8th। ओके, फिर आ रहा है स्टूडेंट्स 20, 20 के लिए रैंक हो गई हमारी 9 और 24 के लिए क्या रैंक हो गई 10।
तो हमने जो R2 है वो भी फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं कि कितने टाइम्स हमारा रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज हमारे m क्या क्या होने वाले हैं हम वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, तो एक तो ये हुआ हमारा जो पर्पल में, राइट, तो मेरा m2 क्या हो गया, m क्या हो गया, m हो गया मेरा 2। फिर उसके बाद में मैं देखूं तो ये 2.5 और नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसमें भी R2 में 2.5 है, तो इट मींस फिर से जो मेरा m है वो कितना हुआ, वो हुआ मेरा 2। ठीक है, और यहां पर अगर मैं देखूं तो 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फिर से जो मेरा m है वो क्या हो गया, m हो गया मेरा 2। इट मींस कि अब मेरे पास में 3 m है और 3 बार मुझे करेक्टेड फैक्टर यूज करना है, जिसमें मेरा m कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को m का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है d, तो d तो एज इट इज जैसे हम फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे हम। d इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 होता है, ये R1 गिवन है, ये R2 गिवन है, हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, d फाइंड आउट कर लेंगे। सो 8 माइनस 5.5 हो गया हमारा 2.5, 6 माइनस 5.5 हो गया हमारा 0.5, 7 माइनस 10 कितना हो गया, -3, 1 माइनस 2.5 हो गया -1.5, और इसी वे में सारे जो हमारे R1 है उनमें से हमें क्या माइनस करना है, R2, तो हमें क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। डी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले इस वाली स्लाइड का हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। तो d हमने निकाल लिया है, अब डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर के लिए क्या करना है, ये इन सारी पर्टिकुलर वैल्यूज को स्क्वायर कर दीजिए। 2.5 इंटू 2.5 दैट मीन्स 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और वहां पर डेसिमल अप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा 6.25। ठीक है, फिर 0.5 इंटू 0.5 ये क्या हो गया, 0.25, -3 इंटू -3 हो गया 9.0, और इस वे में ये जो सारी वैल्यूज है इनके लिए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि इतना टेबल आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अब जो हमारी बची हुई कुछ वैल्यूज हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हुआ फिर से हमारा d, दैट इज R1 माइनस R2, वही सेम चीज करनी है। 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1, 3 माइनस 2.5 हो गया 0.5, एंड 9 माइनस 8 हो गया हमारा 1। ये हमारे d निकल गए, इसमें से d स्क्वायर निकाल लीजिए। 1 1 से 1, 0.5 इंटू 0.5 हो गया 0.25, 0.25 सॉरी, ठीक है, और जो हमारा 1 इंटू 1 है वो कितना हो गया, 1। हमें चाहिए स्टूडेंट्स सिग्मा d स्क्वायर, राइट, और क्या चाहिए, और हमें चाहिए n, तो हम अपना फाइंड आउट करेंगे सिग्मा d स्क्वायर और n। सिग्मा d स्क्वायर जो होगा वो इन सब को और इन सब को ऐड करके मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज और वो वाली वैल्यूज को ऐड करके हमें मिला हमारा सिग्मा d स्क्वायर, जो कि हमारा होगा कितना, 41.00। ये स्टूडेंट्स 4100 नहीं है, ये है हमारा 41.00। ठीक है, जब आप सबको ऐड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। और हमें n चाहिए, तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 10, ये हमने काउंट कर कर बता सकते हैं कि 10 क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सिग्मा d स्क्वायर मिल गया, n मिल गया, और ये m जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि 3 बार हमें अपना करेक्टेड फैक्टर ऐड करना है, जिसमें m जो है वो हमारा 2 होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कीजिए और जो आपका कोरिलेशन है वो फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा कोरिलेशन आने वाला है। देखो, सिग्मा d स्क्वायर प्लस 1/12 m3 माइनस m, राइट, m3 माइनस m निकालना है स्टूडेंट्स। देखो, एक थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी, आपका जो एक m है वो कितना होगा, 3 होगा। 3 क्यों होगा, ये देखो यहाँ पर ये 3 हुआ और 2 टाइम्स यहाँ पर आपका 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो 3 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपका m कितना आने वाला है, 3, और बाकी के जो आपके m है वो कितने आएंगे, वो आएंगे आपके 2 2। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई है, तो आप लोग आई गेस कि इसे माइंड नहीं करोगे और जो सही है वही समझोगे। ठीक है, सो ये क्या हुआ, 6 सिग्मा d स्क्वायर जो है वो हमारा 41.00 निकला, तो 0.00 का कोई मतलब होता नहीं, हमने उसे क्या लिया 41 प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 1000 माइनस 10, 1000 क्या हुआ, 10 का क्यूब। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करें। सो 3 क्यूब माइनस 3 और 1/2 को जब आपने 1/12 को सॉल्व किया तो कितना आया, 2 आया।
अब इसे जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास में आया 0.5 और इससे सॉल्व करने पर भी 0.5। 1000 माइनस 10 कितना हो गया 990 और ये 41 एज इट इज है। ओके, अब जब आपने इतना पोर्शन सॉल्व किया तो आपके पास में वैल्यू आई है 0.266। इससे आपको माइनस करना है 1 में से, सो 1.1 माइनस 0.266, ये क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास में 0.733। 0.733 में हमें फाइंड आउट करना है कि ये कैसा कोरिलेशन है, कौन सी डिग्री का और कौन से डायरेक्शन का। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है बिकॉज आपका आंसर पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके बाद में वैल्यू क्या है 0.73, ये कौन से स्लैब में आ रही है, तो ये आ रही है हमारे 0.25 टू 0.75 वाले स्लैब में। और इस स्लैब वाली जो जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम उसे क्या बोलते हैं, कैसा कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपकी वेरिएबल्स थे राइट, उनमें कैसा कोरिलेशन था, उनमें मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन था। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि जब रैंक्स रिपीट होती है तो हमें कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना होता है। एंड विद दिस स्टूडेंट्स हमने अपना जो थर्ड टाइप है हमारे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का वो भी कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने वाले हैं हमारे रैंक कोरिलेशन के, और फिर उसके बाद में हमारा जो चैप्टर है कोरिलेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा हमारे पास में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन। इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।